ओके, नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ अपनी भाषा हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए एक दिन निर्धारित करना पड़ रहा है हम लोगों को। इससे ज्यादा सोचनीय बात मुझे नहीं लगता भारत के लिए हो सकती है। पर बहरहाल आज हिंदी दिवस है। अपनी बोलचाल की भाषा तक में आज हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना कुछ भूल सा गए हैं। कभी अंग्रेजी, उर्दू, अपनी जो प्रांत की बोलियां हैं उनको मिला जुला कर आज हम हिंदी का प्रयोग करते हैं और कुछ खिचड़ी सा हो गया है इस भाषा का। और मुझे लगता है कि ये खिचड़ी भाषा हमारे समाज का एक प्रतिबिंब भी है। नमस्कार, मेरा नाम लिपिका भूषण है। मैं मार्केट माई बुक से हूँ और आज फ्रंट लिस्ट मैगजीन के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हूँ। इस खिचड़ी समाज पर ये अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ दो युवा साहित्यकार जुड़े हैं और मैं उन दोनों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, नमस्कार प्रचंड जी। नमस्कार भगवंत जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस समय पर हम लोगों से जुड़ सके, अपना समय निकाल सके हैं। आज का जो विचार विमर्श करने के लिए हमें जो टॉपिक दिया गया है वो है साहित्यकार की दृष्टि से समाज की विसंगतियां। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगवंत जी। भगवंत अनमोल जी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित है। हाल ही में उनका एक उपन्यास प्रमेय, जो कि अपने आप में एक नया ट्रेंड शुरू करने वाला उपन्यास माना जाता है और साइंस फिक्शन, धर्म और आध्यात्म को पिरोता है अपनी कहानी में। उसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। भगवंत जी का एक बहुत ही बेस्ट सेलिंग उपन्यास है जिंदगी 50-50। ये ना सिर्फ न्यूसेंस बेस्ट सेलर लिस्ट में रहा है, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। इसी के बाद आपका अगला उपन्यास बाली उमर, एक वयस्क सवालों को रोचक अंदाज में चित्रित करने वाला उपन्यास है। हाल ही में जो आपका प्रमेय है उसके बारे में, जो उपन्यास प्रमेय है उसके बारे में और जानेंगे वार्तालाप के दौरान। पर ये तीनों उपन्यास कहीं ना कहीं हमारे समाज के बारे में अलग अलग लोगों की आवाज को, हमारे समाज की अलग अलग व्यथाओं को सामने रखते हैं। भगवंत जी 1990 में जन्मे हैं, अभी बहुत यंग है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बैंगलोर में थे और वहां से एक दिन अचानक झोला उठाकर, जो कि एक प्रसिद्ध वाक्य बन चुका है आजकल, झोला उठाकर कानपुर वापस चले गए और शायद इसे ही हम अंग्रेजी में कॉलिंग कहते हैं। तो उन्होंने वहां वापस कानपुर जाकर लेखन और अनुवाद का कार्य शुरू किया और बच्चों की स्पीच थेरेपी करते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवंत जी आज जुड़ने के लिए और आपको सुनने के लिए हम लोग सब उत्सुक रहेंगे। हमारे दूसरे युवा कथाकार लेखक प्रचंड हैं। प्रचंड प्रवीर बिहार से हैं।
अभी उनके और भगवान के बीच में एक कॉमन जो पॉइंट है वो ये है कि दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। प्रचंड आज भी नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है। प्रचंड लगभग 10 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, और प्रचंड को क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानती हूँ तो बहुत ही ड्रिवन लेखक हैं। और हर तरह के लेखन का उनको मैं अगर कहूँ तो कभी सिनेमा पर, हमारे शास्त्रों पर, तो कभी आज के दौर की कहानियों पर उन्होंने अलग अलग तरह के उपन्यास और किताबें लिखी हैं। उनका हिंदी का लघु उपन्यास जिससे उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत की थी, अल्पाहारी गृहत्यागी, आईआईटी से पहले बहुत ही चर्चा में रहा। 2010 में वही एक समय था जब मैं उनसे जुड़ी, और वो उस समय का बेस्ट सेलिंग नॉवेल रहा। सिनेमा पर उन्होंने एक अभिनव सिनेमा कर किताब लिखी है, जिसको मीडिया में बहुत कवरेज मिला, और काफी अच्छे उसके रिव्यू रहे। उनका एक हिंदी कहानी का संग्रह जाना नहीं दिल से दूर आया 2013 में। फिर उसके बाद ही उन्होंने उत्तरायण और फिर दक्षिणायन करके 2 और कहानी के संग्रह निकाले। उनकी एक अंग्रेजी में भी कहानी का संग्रह है, भूतनाथ मीट्स भैरवी, जो कि बहुत ही मजेदार संग्रह है, उसे भी लोगों को पढ़ना चाहिए। और हाल ही में प्रचंड ने अपनी लघु कथा का संग्रह कल की बात श्रृंखला के अंतर्गत 3 संकलनों में जारी किया। कल की बात, षडज, ऋषभ और गांधार, और तीनों ही मुझे लगता है एक और रूप प्रचंड के लेखन का हम सबके सामने रखते हैं। अब आगे मैं आप दोनों से चाहूंगी कि आप इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बैक एंड पे जाके आप दोनों को सुनूंगी और इस चर्चा का आनंद लूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी, और नमस्ते भगवान जी। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल अच्छा। तो आज भगवान जी हमें जो विषय दिया गया है, साहित्यकार की दृष्टि से समाज की विसंगतियां जी। मैं समझता हूँ कि विसंगतियां एक ऐसी चीज है जो हमें हर तरफ नजर आती है। अगर आप किसी भी आदमी से पूछ लें, राह चलते आदमी से भी, उसको भी बहुत सारी शिकायतें रहेंगी, और जहाँ शिकायतें वो विसंगतियां से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आदमी की कुछ चाहत अलग होती है, वो कुछ अलग चीज सोच रहा होता है, विचार कर रहा होता है, और उसके सामने कुछ और ही चीज प्रकट होती है, आशा के विपरीत। कभी वो लगेगा कि वो मूल्यों के विपरीत है, कभी लगेगा कि सच होना चाहिए था झूठ हो गया, न्याय होना चाहिए था अन्याय हो गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। कुछ लगता है कि कहीं सुधार की आवश्यकता है, कहीं लगता है कि ये सुधार हो ही नहीं सकता, कहीं गहरी निराशा है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत तरह की दृष्टियां हैं। अगर आप एक वैज्ञानिक से पूछेंगे तो उसकी विसंगतियां अलग तरह की उनको दिखेगी, उनको लगेगा कि अंधविश्वास बहुत है। आप एक राजनेता से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं भाई, यहाँ पर अमीरी गरीबी का समस्या है, और जातिगत भेदभाव है, और धर्म के हिसाब से बहुत सारी हिंसाएं हैं, तो उनकी वो बातें रहेंगी। अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई अब सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं सताई जा रही हैं। और अगर आप उसी तरह से किसी और से बात करेंगे तो पर्यावरण कार्यकर्ता से कहीं भूजल स्तर गिर रहा है। तो विसंगतियां तो हर तरह से ही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि साहित्यकार की दृष्टि में विसंगतियां जो है वो कई कुछ इस तरह की हैं कि वो हर आदमी उससे जुड़ जाता है, वो हर आदमी को और हर विषय को वो एक साथ संबोधित कर सकता है, या उसकी खासियत होती है। और अगर आप हर विषय को और हर वर्ग को संबोधित नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है ये साहित्यकार की कमी रह जाती है। सब कोशिश करते हैं, सब कर भी नहीं पाते, वो अलग बात है। लेकिन मैं देखता हूँ भगवंत जी आपके लेखन में, और आपने जिस तरह चीजें किया है, आपकी जो जिंदगी 50-50 जो किताब है वो तृतीय लिंग के बारे में है और उनके संघर्षों के बारे में है। फिर आपने
एक जो व्यवहारिकता है सामाजिकता के को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जो बाली उमर लिखा, और आपने वहाँ पे एक अपने साक्षात्कार में कहा भी है कि बहुत सारे लोगों की जो सोच शुरू होती है वो टीनेजर को लेकर रोमांटिक लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आप जो हैं, लेकिन वहां आप नहीं पहुंचते हैं, आप उससे नीचे ही चीजों को देखते हैं और अलग तरह का आप साहित्य रचते हैं, और उसमें आप अलग तरह की बातें करते हैं, जिसमें भी अलग तरह की विसंगतियां, 5 बच्चे निकल कर अब आते हैं वो बात करते हैं। इसी तरह फिर आपका जो प्रमेय है वो एक विज्ञान और अध्यात्म सबको जोड़कर आप इन्हें एक अलग तरह की बात की। कहा जाए तो गोविंद चंद्र पांडे जो बहुत बड़े, मैं समझता हूँ, विद्वान थे, हम भारतवर्ष में हम हिंदी भाषा के मौलिक विचारकों को की चर्चा नहीं करते हैं। जैसे यशदेव शल्य जी का हाल में निधन हुआ, और यशदेव शल्य बहुत बड़े विचारक थे, वो हिंदी के बहुत बड़े मौलिक विचारक थे, उनका सारा काम अधिकतर हिंदी में है, लेकिन दुर्भाग्य से हम उनके बारे में कम जानते हैं। उसी तरह गोविंद चंद्र पांडे भी बड़े अच्छे विचारक थे, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये अधिकतर जो हमारे लिए जो समस्याएं होती है वो मूल्यों की समस्याएं होती है, कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा होना चाहिए। फिर वो मूल्यों की बात करते हुए कहते हैं कि 3 तरह की बातें बहुत प्रमुख तरह से आती है। एक व्यवहारिक बातें, एक होता है बौद्धिक, या जिसको कहा जाए कि सांस्कृतिक मूल्य हो जाते हैं आपके, और तीसरे फिर आध्यात्मिक मूल्य हो जाते हैं, जिसमें आप निर्व्यक्तित्व और एक बड़े फलक पर चीजों को जानना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने अपने छोटे से लेखन काल में इन तरह की सभी विसंगतियों पर कुछ विचार किया है, और आप उस पर कुछ विशिष्ट विचार रखते हैं। तो आप उनसे ही थोड़ी अपनी बात शुरू करते हैं, फिर हम कहीं और पहुंचते हैं, देखते कहाँ तक पहुंचते हैं। तो भगवान जी आप बताइए कुछ। जी, ये एक्चुअली क्या था कि 2010 में आपका किताब आता है, ये अल्पाहारी ग्रह त्यागी, और वो हिंदी साहित्य में हमने कहीं पे देखा था कि वो चेतन भगत को जवाब की तरह से होता है। और याद की किताब को आपको नहीं मालूम होगा कि याद के जैसे सैकड़ों लेखक उसने तैयार किए हैं, उनमें से कब मैं भी। तो वहां से 2010 में मैं बीटेक वो कर रहा था, और फिर तभी था कि मुझे हाँ किताबें लिखनी है, या कविताएं लिखनी है, या कहानियां लिखनी है। तो याद की किताब ने जो देश में माहौल बनाया है वो किसी दूसरी किताब ने नहीं बनाया है। तो याद का साधुवाद जो है, धन्यवाद। जो जो दूसरा क्वेश्चन था कि मेरा ये मानना है कि साहित्य का मतलब ही होता है समाज हित। यदि आप साहित्य में समाज के हित की, विसंगतियों की, उसकी समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं तो वो किताब साहित्य है ही नहीं है। जी। साहित्य का मतलब ही होता है कि समाज के हित की बात। तो मेरा मानना है कि कोई भी किताब हो, जब भी आप देखते होंगे कि आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो माँ ने मूवी देखने को तो रोका होगा, लेकिन कभी किताबें उठाने को नहीं रोका होगा, क्योंकि वो जानती थी वो किताबें जो है कि मेरे बेटे को एक बेहतर व्यक्ति के रूप में जो है बनाएंगी या दिखाएंगी। ठीक है। तो हमारा शुरुआत से ये मानना था कि जो किताबें हों वो समाज की हित की बात तो करें। तो जिंदगी 50-50 में हमने किन्नरों की बात की, किन्नरों की ऐसी चीज जो है समस्याओं की बात की, जिसके बारे में 2013 से पूर्व हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में बहुत ज्यादा बातें होती थी नहीं। फिर जो बातें शुरू हुई, फिर आपने उसके वो जो है कि रिजल्ट भी देखे। तो एक साहित्य का माध्यम होता है कि वो सभी विसंगतियों पे बात करे। और जो दूसरी किताब थी तो वो ये थी कि जैसे कि आपने ने बोला कि राजनेता का कोई बात तो सोचता है ना।
तो ये एक समय था सन 2000 के आसपास में, जब नेट नहीं था, टीवी भी जो है नहीं थी। तो एक तमिल का लड़का था, वो एक यूपी के छोटे से गांव में ये आ गया था। और वो लोग जो है कि संचार ये जो है ठीक ना होने के कारण से वो हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के किसी भी दूसरी भाषा को जानते ही नहीं थे। वो जब भी तमिल बोलता, लोग बोलते हैं ये पागल है, उसकी बातें पे सुनना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इतना विकसित नहीं था। यहीं पे साहित्यकार या राजनेता का काम ये आता है कि वो लोगों को बताए कि जो आप सोचते हैं वो सही नहीं है, सही दूसरा है। तो एक साहित्यकार या लेखक के तौर पे मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपकी किताब कुछ ना कुछ समाज की ऐसी कमियों के बात करनी चाहिए, ये जिससे समाज में फर्क होना चाहिए। इसी पे आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी कल की बात जो आपने किताब लिखी है, जी तो वो छोटे छोटे सी ऐसी कहानियां हैं, जी जी जैसा लगता है कि मानो मेरा कोई दोस्त हो, वो कल की समाज की कोई ऐसी घटना बता रहा हो जो मार्मिक हो और सीखने के लायक हो। तो आपने ये ऐसी किताब लिखने के बारे में कहाँ से सोचा? थोड़ा सा ये जो है ये मैं जानना चाहता हूँ। जी जी भगवान जी, मेरा मानना है कि अगर देखा जाए तो भारतवर्ष के जितने साहित्य में एक वो बड़ा एक प्रश्न ये है, जैसे कि दुर्योधन के महाभारत में कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि धर्म क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो सका। और ऐसा नहीं था कि मुझे अधर्म क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उसे निवृत्ति नहीं पा सका। कमोबेश यही द्वंद्व जो है पूरे भारतीय समाज में, अब सा कहा जाए तो सार्वभौमिक सत्य है एक तरह से, कि हम सब सही के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज जानते हुए भी, सब कुछ थोड़ा बहुत समझते हुए हम उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद हम उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो आखिर क्या कारण है? अब इस चीज में क्या है कि अब जैसे आप किसी को समझाने की कोशिश करें, किसी को आप बताएं कि भाई तुम अगर अपने मित्रों से बुरी तरह से बात करते हो, किसी से गलत व्यवहार, अनुचित व्यवहार करते हो, किसी को किसी तरह तुम पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो तुम ऐसा मत करो। तो पहला कहेगा कि आप हमें उपदेश देने वाले कौन होते हैं, आप हमें क्यों दे रहे हैं उपदेश? तो अब देखिए, अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि किसी को उपदेश कैसे दिया जाए। अगर आप उसको समझाना भी चाहें, आप भले समझाएं चाहे कुछ और बात करें, लेकिन संस्कृत में सही शब्द मुद्दावली तो यही कि आप उपदेश देना चाहते हैं उसे। तो लेकिन अब देखिए, अब क्या है कि इस शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है कि 3 तरह के उपदेश हैं। एक तो है कि प्रभु सम्मित, जैसे कि स्मृति में कह दिया गया, श्रुति में कह दिया गया, मतलब वेद उपनिषद में कह दिया गया, उपनिषदों में कह दिया गया, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में है कि आदमी को 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, वो ईश्वर का आदेश है। तो इसमें आप काम करते हुए 100 वर्ष के जीने की इच्छा रखिए। अब देखिए, एक बहुत बड़ा समस्या है कि आप अस्तित्ववादी दर्शन की बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न होता है हम मर क्यों नहीं जाए। अल्बेर कामू किताब में मेटाफिजिक्स में आता है कि पहला दार्शनिक समस्या तो यही है कि आदमी जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाता है ना, मैं क्यों नहीं आत्महत्या कर लूं। तो यहाँ पर एक है कि प्रभु समेत उपदेश तो पहले ही ऐसे आता है कि भाई तुम्हें तो 100 साल जीने की इच्छा है तो वो रखनी चाहिए, और 36,000 दिन तुम्हारे मुकर्रर हुए हैं। ईश्वर ने कहा है प्रेती छंद में जितने अक्षर हैं उसके सहस यानी 36 अक्षर हैं, तो 36,000 दिन, मतलब करीब करीब 100 वर्ष ही तुम्हारी आयु है, इतनी अधिक तुम जिंदा रहोगे नहीं, तो इस जीवन को ऐसे जियो। उसके लिए बहुत सारी बातें। तो उसके अलावा एक होता है सुहृद सम्मित उपदेश, कि आप अपने दोस्तों की तरह इसको समझाएं, हम आपके मित्र हैं, सुहृद हैं, हम बताना चाहते हैं कि आप ऐसे काम ना करें या ऐसा करें, या ये सही है ये गलत है, जब आप इसमें जब इसकी प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन इन दोनों से जब बात नहीं बनती तो एक चीज होती है कांता सम्मित उपदेश। वो है आपकी कांता, आपकी प्रियतमा, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको समझाया कि
आप भगवान जी उनसे लड़िए मत। आप इसलिए नहीं कि आप लड़िएगा तो आप उनका सर फोड़ सकते हैं, आप कैपेबल तो हैं, आप में इतनी क्षमता है, इतना बाहुबल है, उसमें हमें कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। फिर भी मैं कहती हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो यह अनुचित होगा। आप जो है अपनी कांता की, अपनी प्रीतमा की बात मान लेते हैं। कहा जाता है साहित्य भी कुछ इस तरह का ही है, वो सारी विसंगतियों को समझ कर भी उसको प्यार से, उसको समझा मुझा के हम उससे करवाते हैं। जैसे गांधी जैसे बात कहते हैं कि भाई एक शराबी है, उसका शराब कैसे छुड़वाया जाए, तो अब उसको समझाओ। वो उनको जो समझाने का जो प्रति आग्रह है, वो मैं समझता हूँ वैसा ही कुछ काम साहित्यकार भी करना चाहते हैं। और साहित्य की विसंगतियां तो बहुत है। हम लोग एक शुरू में ही बात करते एक भाषा की संगति विसंगति है। एक भाषागत विसंगतियां हमारे पास तो इस तरह की है कि हम जैसी भाषा बोलते हैं उसमें अधिकतर जो संज्ञाएं या नाउन जो होते हैं वो हम अंग्रेजी के प्रयोग करते हैं, और जो क्रियाएं होती हैं वर्ब वो भी अंग्रेजी कहते हैं कि हम डांसिंग करने जा रहे हैं, हम स्मोकिंग करने जा रहे हैं, जो भी है, मतलब वो एक बड़ा ही अजीब सी भाषा बनाते हैं। और उस भाषा के संकट के साथ ये होता है कि आपके मूल्य भी वहां चले जाते हैं। अब हम जो प्रश्न आपने पूछा वो कि आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं कर नहीं रहा, वो घट रही हैं, हमारे साथ घटी। और जैसी घटी और जैसे लोगों ने कहा, हमने उसको लिखा और हमने अपने मित्रों को पढ़ाया। और कई बार ऐसा हुआ कि हमारे मित्र थे वो कोई कुछ बुरा मान गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप हमारी क्या कहानियां नहीं छापेंगे। बहुत लोग प्रसन्न भी हुए, बहुत लोग उनकी विसंगति नजर भी आई। तुम्हारे मित्र हैं डॉक्टर साहब, तो उन पे हमने कहानी लिखी हाल में, तो डॉक्टर साहब थोड़े बिल्कुल नाराज नहीं हुए, उनको बात समझ में आई हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं हुए। इस तरह बहुत सारे मित्र हैं तुम्हारे जो नाराज नहीं होते हैं और वो उनको बातों को समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें वो कौशल जैसा कोई बात नहीं है। अगर आप उसको पढ़ के आप आनंदित हो रहे हैं, मनोरंजन आपका हो रहा है, तो चलिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वो प्रयास जो वो है कि वो विसंगतियों को सामने लाने की, जैसे आप एक बात जी 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 बताएं। जैसे कि छोटा एक बच्चा है, आप उसको आप बताएं कि आप तुम ऐसे नहीं करो, तो देखो कोई भी आदमी, कोई बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, मतलब वो आमतौर पर सब पढ़ाई से दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको कैसे समझाएंगे कि भैया देखो पढ़ना जरूरी है। कई बार बहुत सोचते हैं, कई बार लोग बहुत पढ़ भी लेते हैं और पढ़ के अपने को बहुत विद्वान भी समझते हैं, पर उनको लगता है कि ये सब पढ़ने का फायदा क्या हुआ, ये तो हमारे कुछ काम नहीं आ रहा है। अगर आपने कभी देवानंद साहब की काला बाजार फिल्म देखी होगी, कभी देखिएगा, अगर देखिए तो बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी फिल्म है। उसमें देवानंद साहब जो रहते हैं वो एक टिकट ब्लैक ही रहते हैं, और उनको एक सुंदर लड़की वहीदा रहमान से प्रेम हो जाता है। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी थी, तो आप बोलते हैं कि हम कैसे पढ़े लिखे, क्या करें। तो उन्होंने कमाई नहीं, उन्होंने पढ़ना, उनको किसी के संगत में आते उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा और आदमी बनूंगा, तो उनको कमाई नहीं दी जाती है। वो जयशंकर प्रसाद की कमाई नहीं पढ़ते हैं। और फिर ऐसा लगता है कई बार उसको देख कर कि हमारा सारा पढ़ना लिखना जो है वो तो व्यर्थ ही है। क्योंकि जो विसंगतियां समाज में व्याप्त हैं उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। पहली बात तो हम लोगों का स्वभाव नहीं समझ पाते, हम उनकी समस्याएं नहीं समझ पा रहे हैं। हम बहुत सारे मूल्यों को, बहुत सारे हम समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। कोई हमसे सीधा से एक सवाल पूछ दे कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्यों जीवित हैं, तो शायद हम एक पल के लिए हड़बड़ा जाएंगे कि हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। आप नहीं हड़बड़ाएगा, आप तो प्रबुद्ध इंसान है, साहित्यकार है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न जो हैं कई बार आदमी को बहुत असहज कर देते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो भाषा संबंधी विसंगतियां हैं, मूल्य संबंधी जो विसंगतियां हैं, और इससे जुड़े जो सांस्कृतिक समस्या, मूल्य और उसको लेकर जो हमारे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, अब वो इतिहास से, दर्शन से, बहुत तरह से उठते हैं। उन सारे प्रश्नों को पहले तो हमें समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये प्रश्न है या ये विसंगतियां हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। कल आपकी मैं किताब देख रहा था, कल की हुई बात, तो मेरे पास में भी एक है कल की बात। जी जी। एक दिन क्या था कि मैं एक चक्की से गेहूं का आटा पिसा के ही आ रहा था। जी एक सोसाइटी का लड़का ये मिलता है, मैं अपनी गाड़ी पे सामने रखे था, ठीक है। पूछता है भैया ये जो है ये क्या है,
हमने कहा ये जो है ये आटा है। तो पूछता है भैया आप ये आशीर्वाद का आटा नहीं खाते हो, लोकल ये आटा खाते हो। जी आप समझिए कि समाज किस ओर जा रहा है, कि जहां ब्रांड ये तय कर रहा है क्या शुद्ध है क्या गलत। तो ये बच्चों को हम बड़ी बड़ी बातें सिखा देना चाहते हैं, लेकिन जो जमीनी बातें हैं वो नहीं सिखा पाते। तो मुझे जो पूरी आपकी किताब में लगा कल की बात में, कि जो जमीनी बातें थी वो हम आज की डेट में बच्चों को नहीं सिखा पाए। तो यहाँ पे एक आपकी ये कहानी है, एक शायरी है रूप गया गई जवानी गई होठों की लाली, अब तो पीछा छोड़ो मैं हूं बच्चों वाली। तो मैं ये पूरी कहानी आपसे सुनना चाहता हूँ, फिर जो है कि ये आगे की वो बातें करना चाहता हूँ मैं ऐसा। तो भगवंत जी देखिए, वो पूरी कहानी में तो हमारा बात का समय निकल जाएगा, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा अंश पढ़ देता हूँ, और खासकर वो अंश वहां तक पढ़ता हूँ जहां पर विसंगति की बात को हमें समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी। ठीक है। कल की बात है, जैसे ही ऑफिस से निकला अपनी काली सोनाटा कार में चड्ढा साहब दिख गए। कार वालों की बात ही और होती है। चड्ढा साहब वैसे भी सोनाटा रखते हैं और उसे सीएनजी से चलाते हैं। काले चश्मे चढ़ाए चड्ढा साहब हमें देखकर मुस्कुराए, शीशा कुछ और नीचे करके तर्जनी के इशारे से बुलाकर बोले, बॉस आओ, मैं आपको महिपालपुर तक लिफ्ट दे देता हूँ, वहां से आप बस पकड़ लीजिएगा। हमने सोचा हम भी क्या याद करेंगे, चलो आज कार में तशरीफ रख देते हैं, रोज रोज बस के धक्के तो खाते ही हैं, आज थोड़ा आराम फरमा लें। बॉस आपकी आदत बढ़िया लगती है मेरे को। इंडिया में सालों ने ये रोड ऐसी बनाई है कि जैसे सालों को पैदल चलने वालों से कोई मतलब ही नहीं। अगर आप कार से चलते हो तो आपकी औकात है, मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों की औकात थोड़ी कम है, साइकिल से चलने वालों की और कम है, पैदल चल रहे हो तो आप आदमी ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, जब सन्नी पाजी के अवतार बगल में बैठे हों और 2.5 किलो का हाथ अगर शाबाशी भी देने लगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। बॉस, चड्ढा अपने दिल की बात सुनता है, जो दिल में है बॉस बस वही जुबान पर भी हो। अगर थोड़ा सा, बस इतना सा, बाएं हाथ की चुटकी दिखाते हैं, इतना सा भी अंतर हो तो आदमी में खोट है। बॉस ये खोट ठीक नहीं। अब ले लो कल की बात। कल क्या हुआ, जैसे ही हम निकल रहे थे देखा बगल से एक जीप आई। 4 हीरो टाइप के लोग थे, हमें ओवरटेक कर लिया और गाड़ी आगे ले गए। सामने एक साइकिल वाला सड़क पार कर रहा था, उसके सड़क पार करते करते जीप जा लगी। हीरो लोगों को ब्रेक लगाना पड़ गया, बस लगे गाली बकने, माँ बहन सब कर डाले। साइकिल वाला सुनता रहा, कहा कि गलती हो गई पर गाली क्यों दे रहे हो। हीरो लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। साइकिल वाले ने दोनों हाथों से अपनी साइकिल सिर तक उठाई और जोर से कार के शीशे पर दे मारा। हीरो लोग भचके रह गए। साइकिल वाला बोला, जो करना है कर लो, पैसे नहीं है मेरे पास, मारोगे मार लो, मैं पिटने को तैयार हूं, गाड़ी क्यों दी। बॉस, फिर वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग जुटने लगे। सबने कार में फंसी साइकिल को निकाला और साइकिल वाले से कहा, जा बेटा। साइकिल वाला वो लेकर चला गया और कार वाले कुछ नहीं कर पाए। बॉस, ये जंगलीपन अच्छा नहीं है, वो साइकिल पर चल रहा है तो क्या उसकी औकात कम है। तुम ये ना समझना कि तुम्हारी औकात के बारे में कह रहा हूं, ये तो एक नजरिया है। तो अब इस कहानी में देखिए जो 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 विसंगति है, यह मानवगत विसंगति है। ये विसंगति जो है ये एक राजनीतिक विसंगति नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि वो से आपको बच्चे को समस्या ये है कि आप आटा ब्रांडेड क्यों नहीं खा रहे हैं, आप चक्की से पिसा कर क्यों ला रहे हैं। अब भगवंत जी, अगर आपको याद होगा 2000 से पहले तक मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत से घरों में और आज भी बहुत सारे छोटे शहरों में और गाँव में बाहर से खाना जो अच्छा नहीं माना जाता है। आप कभी दशहरा में जाकर खा रहे हैं बाहर तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले के लोग अपने साथ वो आटा चावल सब लेके चलते थे, सत्तू बांध के चलते थे कि कहीं हम अपना खाना बनाएंगे और खुद से ही खाएंगे। लेकिन अब देखिए आए दिन हम स्विगी जोमेटो सबका हम प्रचार देख रहे होते हैं कि भैया इसने खाना पहुंचाया, और हम सब उसके बारे में उसका आनंद भी उठाते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है, कोई ये नहीं कहता कि भाई हम किस भोग में पड़ गए, क्योंकि हमने एक बात को समझ लिया है कि अर्थव्यवस्था जो है भोग का पर्याय है। हम जितना भोग करेंगे उतनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। पता नहीं ये कितना सोचना सही है,
मैं समझता हूँ कि बड़ी विसंगति तो ये है कि हिंदुस्तान में एक तरफ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, और एक तरफ भारी शिक्षकों की भारी कमी है। एक तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है उनको बहुत कुछ आता है लेकिन वो सब असभ्य हैं। और इस तरह से एक तरफ हमें लगता है कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, कंपनी इतना कमा रही है, और एक तरफ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। विसंगतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इन विसंगतियों के बीच में मैं समझता हूँ जो बात जो मूलतः जो छूट गई है वो है आज के समय में कोई धर्म यानी कर्तव्य रूपी धर्म या नीति के बारे में हमें बात नहीं करने को कोई मिलता है। अब एक जैसे गोगोल के इंस्पेक्टर था ना, निकोलाई गोगोल, उसका एक मंचन हो रहा था तो लोग सब उस पर हंस रहे थे, तो उसने कहा कि आप लोग हंस क्यों रहे हैं, ये तो आप ही के बारे में है। अब हरिशंकर प्रसाद के व्यंग में हरिशंकर जी बोलते हैं कि मैं व्यंग पढ़ता हूँ तो लोग तालियां बजाते हैं, मैं समझ में नहीं आता कि तालियां बजाने वाले के तो हाथ काट देने चाहिए। लेकिन क्या करें कि ये लोग उस पर हंस रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ठीक है आप उसका आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य तो कुछ और है। लेकिन हम क्या करें हमें समझ में नहीं आता है। मैं कांत संगत उद्देश्य के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। भाषागत विसंगताएं हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। मतलब इस मामले में मैं भगवत जी आपका बहुत मुरीद हूँ, क्योंकि आपने छोटी उम्र में अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाई, और आपका अनुभव क्षेत्र भी बहुत विशाल रहा है। बहुत लोगों से आप मिलते हैं, बहुत के पत्र आते हैं, बहुत जगह आप जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और भविष्य कैसा लग रहा है, और उसमें आगे लोग कैसा कर रहे हैं, और में क्या आकांक्षाएं हैं आपकी, क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं, इसमें अपने कुछ अनुभव बताइए। प्रचंड जी, ये आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं सही जवाब तो ये दूंगा। एक्चुअली हमने 2017 में जॉब को छोड़ा था, तब जिंदगी 50-50 जो है वो जो है रिलीज हुई थी, और जाते ही पूरा वो मार्केट में छा गई थी। ये आपने भी देखा था, साक्षी थे। जी। और लेकिन 2020 तक जो हिंदी का मार्केट था वो बढ़ रहा था। 20 के बाद में लोगों ने किताबें खरीदनी कम कर दी हैं, फोन पर जो है कि वो रील्स देखना ना शुरू किया है। ठीक है, तो मैं 2 सालों में ये डिफरेंस देख पा रहा हूँ कि जो हिंदी का पाठ है जिसकी चर्चा की जा रही थी कि 2016 में या 17 में कि बढ़ रहा है, मैं 2022 में बोलता हूँ कि वो बढ़ नहीं रहा। 2 साल में कोई आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे वो हाथ में फोन ही चला रहा होता है। तो कोविड के बाद में काफी भी सिनेरियो चेंज हुए हैं जैसे कोचिंग संस्थान जो थे वो ठप से हो गए हैं, बायजूस ने जगह ले ली है। लेकिन वैसे ही किताबों की जगह तो कोई नहीं ले सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उनका वो कम होने लगा है। लेकिन फिर भी आज की डेट में मेरा ये मानना है कि आपने जैसे कहा स्विगी जोमेटो से हम लोग वो खाना लेने लगे हैं, सब कुछ चीजें, तो आप देखते होंगे 30 से 40 साल के व्यक्ति जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं, वो हार्ट अटैक से या किसी भी कारण से वो खत्म हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 100 साल बाद सबकी घर वापसी होगी और सब फिर से गांव में जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी किताब में लिखा है प्रमेय में कि बिना अध्यात्म के विज्ञान दिशा विहीन है। आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स भी थे, एप्पल के स्टीव जॉब्स भी थे। जब दोनों बुरे समय में थे तो भारत आए थे, योगा सीखा था या अध्यात्म सीखा था, फिर वापस वो गए। हम लोग क्या है
कि घर की मुर्गी दाल बराबर। योग योगा हो जाता है तो हम लोग सब ये करने लगते हैं, अध्यात्म को फॉलो नहीं करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक को आप देख लें, वो अध्यात्म फॉलो ही करता होगा, लेकिन हम लोग नहीं फॉलो करते। और सेकेंड चीज कि विज्ञान, एक बात ये बताएं, विज्ञान जिसने कोविड का आविष्कार किया, विज्ञान जिसने परमाणु बम बनाया, वो क्या मुझे आगे लेके जा रहा है? जब तक हम अपने जो है विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे या अध्यात्म का नहीं करेंगे, तो विज्ञान कभी भी हमें सही रास्ते में नहीं ले जा सकता। हमें फिर से वापस जाना न पड़ेगा, या अपनी रूट्स को खोजना पड़ेगा, जड़ों पे जाना पड़ेगा, फिर हमें उसका मतलब समझ में आएगा कि हमने क्या गलती की थी। तो लेकिन साथ ही ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, भूल ना जाऊं मैं, कि सन 2010 में अल्पाहारी गृह त्यागी छपता है। हिंदी साहित्य पूरा हाथों हाथ लेता है, जैसे लिपिका मैम ने बताया कि ये बेस्ट सेलर किताब को होती है, और हम लोग तो देखने वाले थे कि ये छा जाती है। लेकिन वहीं 2016 में जब जाना नहीं दिल से दूर, दक्षिणायन या कल की बात या भूतनाथ जो भी हैं, आपकी ये किताबों पे छपती हैं, तो हिंदी साहित्य एक आपके के पाठक के तौर पे हमें में निराशा होती है कि हिंदी साहित्य आपको वैसे ही हाथों हाथ क्यों नहीं लेता, जैसे उसने 2010 में लिया था और आपकी किताब छा गई थी। तो इसके पीछे क्या कोई पॉलिटिक्स है, क्या कोई कोई जो है कि व्यापारिक चीज है, क्या मामला है? हम पूरी बात को आपसे जानना चाहते हैं। भगवान जी, तो पहला तो आपके प्रश्न का मैं विस्तार से उत्तर दूंगा, लेकिन पहला प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए मेरी बाकी किताबें भी बहुत चर्चित और प्रसिद्ध होती, तो इससे क्या हो जाता है? इससे किसका फायदा होता, या किसका, अगर नहीं चली तो किसका नुकसान हो रहा है? क्योंकि मैं नहीं मानता कि इससे मेरा कोई नुकसान हो रहा है। इससे फायदा होता है तो प्रकाशक का फायदा होता है, फायदा होता तो किसका होता, आप बताइए। मुझे नहीं लगता इससे कोई विशेष हानि हुई है। पाठकों का फायदा होता है ना, पाठकों अच्छा, के अगर पाठकों का फायदा होता है तो हम बात विसंगति पे ही, जैसे आपने शुरू में कहा, हम आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन हम एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं कि बच्चे अब लोग किताब नहीं खरीद रहे हैं और यूट्यूब पर चीजें देख, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं, जो खैर बंद हो गया, बाकी सारी चीज बहुत सारे उसके विकल्प हैं, उन सब चीजों को देख रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो क्यों देख रहे हैं, वही क्यों देख रहे हैं? मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि आदमी अपने समय का यथोचित उपयोग क्यों नहीं करता है। ये मेरे पास, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने अपनी अभिनव सिनेमा किताब लिखी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब दुनिया का बेहतरीन साहित्य, बेहतरीन संगीत, बेहतरीन फिल्में निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपने चार्ली चैपलिन की कितनी फिल्में देखी हैं? आप बता दीजिए। आपने चार्ली चैपलिन की, या अल्फ्रेड हिचकॉक की, या कार्ल रेयर की, या डेसिका की, या एंटोनियोनी की, या फिर से बर्गमैन साहब की, ये या इस तरह के बहुत सारे जो महान डायरेक्शन, तारकोवस्की की हम फिल्में नहीं देखे हैं, हमने नहीं देखी है, जबकि वो सर्वसम्मति से बहुत सारे सर्वसम्म ये मानते हैं कि वो दुनिया की बेहतरीन फिल्में हैं। जो बेहतरीन संगीत है मोजार्ट का, बेथोवन का, या हमारे यहाँ बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, किशोरी मुनकर साहब हैं, उस्ताद आमिर खान साहब हैं, हमने उसको भी नहीं सुना। या वो सब छोड़ दीजिए बात, हमने मोहम्मद रफी के बेहतरीन गाने नहीं सुने हैं। हमें वो गुण ग्राहक क्षमता नहीं है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि या तो हमारे पास सूचना नहीं है,
या हमारे पास वो तंत्र नहीं है जो इसको विकसित कर सके, आपके सौंदर्य बोध को विकसित कर सके, कि हम किसी भी समय से बोल रहे हैं कि मैं तो इतना दावा कर सकता हूँ कि पिछले 2000 से 2020 तक में जितने हिंदुस्तानी में जो हिंदी फिल्म में गाने आए वो 1950 से या 1940 से लेकर 1960 के किसी एक साल में, किसी 2-3 महीने में भी उतने उससे अच्छे गाने आए होंगे, तो उसमें इतने अच्छे गाने बनते थे उनकी अगर गुणवत्ता देखी जाए तो एक तरह से निश्चित तौर पे हम ये समझ रहे हैं कि एक गुण ग्राहकता की समझ नहीं है, और एक उसके लिए एक तंत्र नहीं है, कुछ वही चीज अच्छी। ये भी हो सकता है कि मेरी किताबें अच्छी नहीं हो, बढ़िया नहीं हो, मतलब आपको अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है। मैं जानता हूँ, पहली बात तो यह है कि हमें ये बात को समझनी चाहिए कि अल्पाहार गीत त्यागी अगर वो अच्छी चली थी या लोगों को पसंद आ रही थी तो पाठकों ने पसंद किया था, हिंदी साहित्य ने नहीं पसंद किया था। हिंदी साहित्य में अल्पाहार गीत का पहला रिव्यू 2014 में डॉक्टर हरीश त्रिवेदी ने लिखा, 4 साल बाद। उससे पहले किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि हिंदी साहित्य में ये माना जाता है कि अगर आप कुछ मुख्य प्रकाशकों से नहीं छपते हैं और इतर पत्रकाशों से छपते हैं तो आप निश्चित तौर पे दोयम दर्जे का लेखन करते हैं या आप कूड़ा है, ये मान के चला जाता है क्योंकि ऐसी उनकी पद्धति है। तो 4 साल बाद हरीश त्रिवेदी ने, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि किसी ने गंभीरता से आज तक, मेरे संज्ञान में आज तक किसी ने अल्पाहार गीत त्यागी पर लिखा हो। जाना नहीं दूसरे पे डॉक्टर वागीश शुक्ल ने लिखा, लेकिन फिर उसको किसी ने गहराई से नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि वो सारी, पहली बात तो ये कि जब किताब आई थी रंजन जी ने आपके बारे में एक जगह पे लिखा था कि 2010 के बाद में सबसे बड़ा युवा लेखक या आप। अगर वो ऐसा मानते हैं तो बड़प्पन है उनका, मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा लेखन अच्छा है या मैंने जो काम किया वो सर्वोत्तम है या बहुत अच्छा है, ये प्रश्न नहीं है। जो मूल प्रश्न है भगवंत जी, वो ये है कि इस समाज में और हम जो अब जिस समय में हैं उसमें विसंगतियां ये है कि हम एक तरफ जो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भाषा में पढ़ते हैं और वो दोयम दर्जे के कर्मचारी बनते हैं, क्योंकि आप महानगर में आते हैं तो आपकी अहर्ता ये है कि आप अंग्रेजी में निष्णात हो, आप उसके बिना आपको अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपने अगर अब हिंदी माध्यम से पढ़ा है तो अब निश्चित तौर पे खराब विद्यार्थी ये मानकर चला जा रहा है। कई मायनों में ये भी सत्य है कि हमारे यहाँ अधिकतर विद्यार्थी का स्तर उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आपने भाषा से जो रोजगार की निर्भरता बना दी है और साथ में जो आत्महीनता डाल दी है, उससे क्या हो रहा है? उससे ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप बेहतर, आप सम्मानित और महान लेखक हैं, आप तो स्थापित लेखक हैं, बाकी लोग अन्य लोग नहीं हैं, नवनीत नीरव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, मैं तो किनका नाम लूं। लेकिन समस्या ये नहीं कि कौन अच्छा लिख रहा है कौन खराब लिख रहा है, समस्या, एक बृहद समस्या हमारे पास ये है कि इस समाज में आज हिंदी दिवस के समय पे हम इस बात को समझें कि ये हिंदी को जो हमने पीछे छोड़ दिया है, वो ना हमारे मनोरंजन की भाषा है, ना वो हमारे विमर्श की भाषा है, ना वो हमारे चिंतन की भाषा है, वो नाम की हमारी मातृभाषा है, वो राष्ट्रभाषा भी नहीं है, वो राजभाषा में कहीं कहीं प्रयोग होती है, लेकिन उसको मैं जैसे मौका मिलेगा तो हम उसको छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। हमें मौका मिलेगा हम अमेरिका चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, वहां छात्रवृत्ति ले लेंगे, वहां की नागरिकता लेके बस जाएंगे, लेकिन हम यहाँ का अपना संस्कार हम छोड़ देंगे। हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, हम उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, हम मुंशी प्रेमचंद नहीं पढ़ेंगे, हम मीर गालिब सबको छोड़ देंगे और हम वॉल्ट विटमैन पढ़ेंगे और हम साथ पढ़ेंगे, हम बोरहेस पढ़ेंगे, दोस्तोयेव्स्की पढ़ेंगे। कोई बुराई नहीं है उन सबको पढ़ने में, बिल्कुल पढ़िए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में हमेशा से बहुभाषीय लोग रहे हैं और आज से नहीं। बृहद कथा जब लिखी गई थी उस समय, संस्कृत के समय में भी लोग अपभ्रंश में, प्राकृत में और संस्कृत में 3 भाषाओं का ज्ञान रखते थे अधिकतर लोग। जो संस्कृत नाटक कहे जाते थे वो संस्कृत नाटक कहा जाना ही नहीं चाहिए, उनको तो भारतीय नाटक कहना जाना चाहिए, क्योंकि उसमें 25% से अधिक संस्कृत कभी रही ही नहीं है। ये तथ्य है, आप पता कर लीजिएगा। वो प्राकृत में और अलग अलग भाषाओं में बात करते थे और भारत में हमेशा यही रहा था कि जब भी लोग, आज से 150 साल पहले चले जाइए, सरस्वती उपन्यास पढ़िए आप, जो महात्मा गांधी की प्रिय उपन्यासों में से एक था। तो सरस्वती चंद्र उपन्यास में आप देखिएगा कि वो संस्कृत पढ़ता है और जो लोग भी आगे जाते हैं बात करने के लिए, वो कई भाषाओं में वो लोकल भाषाएं सीखते हैं। आप चले गए मारवाड़ तो मारवाड़ में जाएंगे, आप बंगाल चले गए तो बंगाली बोलेगा, आप तमिल जाएंगे तो वहां सीखेंगे। लेकिन अब जो है हम एक ऐसे ग्लोबल युग में जी रहे हैं जहां पर आपके लिए सारे भाषाओं का विकल्प है, सब जगह ट्रांसपोर्टर है, सब जगह वो ट्रांसलिटरेटर है, आप उसको चेंज करके लीजिए। तो हम
लेकिन भाई हम अपनी भाषा को हमने क्यों छोड़ दिया, हमारे अंदर इतनी आत्महीनता क्यों आ गई, प्रश्न ये बहुत बड़ा है। प्रचंड जी, आपकी वो बात पे जोड़ना चाहता हूं मैं कि मेरे पास में हर दूसरे दिन एक नया लेखक सामने बैठा होता है, ठीक है। पूछता हूं कि आपने क्या पढ़ा। सर आपको पढ़ा नहीं, लोकपाल को पढ़ा, ठीक है ना। हमने कहा लेकिन हमने 2 किताबें लिख दी हैं। जी तो मैं बोलता हूँ पहले जाके ज्यादा पढ़िए फिर लिखिए। तो पूछता है कि क्या, दूसरा क्वेश्चन, कि आज की डेट में ये अंग्रेजी है, क्या 10 साल बाद में हिंदी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है, वो अपने साथ में संस्कार समेटे हुए होती है। आप जानते होंगे कि आप जब छोटे रहे होंगे या अपने गांव में या छोटे शहर में, तो सुबह जग के अपने माता पिता के पैर छूते रहे होंगे। जी जी लेकिन जब वही अंग्रेजी का विद्यार्थी होता है, बोलता है गुड मॉर्निंग पापा, ठीक है ना। तो भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, वो ट्रांसलेशन जो है नहीं होता, वो आपकी संस्कार, आपकी जीवन शैली, आपकी की आत्मा को समेटे होता है। तो अपनी आत्मा को बचाने के लिए अपनी भाषा को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। या आप दुनिया भर की भाषाएं सीख लें, ठीक है, जरूरी है, लेकिन अपनी निजात्मा को ना मरने दें। मैं हिंदी दिवस के दिन मैं यही बोलना चाहता हूं कि जिसने अपनी आत्मा को मार लिया, वो जीवन में कुछ भी कर ले, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बचता। तो ये आपका ये यहाँ क्या बोलना है, जानना चाहता थोड़ा सा है हिंदी भाषा में। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मुझे नहीं लगता कि 10 साल की बात है, हिंदी भाषा का भविष्य अच्छा है। हम बहुत सालों सालों तक हम भाषाएं बोलते रहेंगे, लेकिन इस भाषा को समृद्ध करने का दायित्व भगवान जी, आप और जो नवीन साहित्यकार आ रहे हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, जो आपसे प्रेरित होते हैं, उन सब पर है। और मैं समझता हूँ वो उन भाषाओं का केवल उद्देश्य प्रसिद्धि या लाभ कमाना ना होकर अपने मूल्यों को समझना, पहली बात तो है अच्छी तरह से समझना। देखिए, हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात भी होना चाहिए कि आध्यात्म कितने तरह के होते हैं। बौद्ध और जैन लोग जो नास्तिक कहे जाते हैं, जो ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते हैं, उनका अध्यात्म किस तरह का है, जो वो जिस अतिक्रमण की बात करते हैं वो कैसा अतिक्रमण है, हमें यह भी समझना चाहिए। तो हम बहुत सारे की बातें हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा का वैभव है, उसको हम अपनी भाषा के माध्यम से ही समझेंगे, और उसको समझेंगे तो मैं समझता हूँ एक आप नए उत्कर्ष तक पहुंचेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह के प्रयासों से और साहित्य पे एक महती जिम्मेदारी होती है कि हम उस ज्ञान परंपरा के वैभव को बचा के रखें और उन मूल्यों को बदलते समय में, बदलते समाज में उनके सामने रखें। और मैं समझता हूँ कि ऐसा करते रहने से सबका हित ही। धन्यवाद लिपिका जी और ज्योत्सना जी, इसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।